हमारा स्पीच सारे देश के लोग ना सुने, इसके लिए इंटरनेट बंद किया। डीएनए के अनुसार यह प्रमाणित हो गया है, ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों का है थे, ये डाटा अवेलेबल है। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और छत्रपति क्रांति सेना, इन संगठनों के द्वारा राज्य स्तरीय अभिवादन सभा आज के दिन भीमा कोरेगांव की लड़ाई का 205वां विजय दिन हम मना रहे हैं। जो भीमा कोरेगांव का विजय स्तंभ है, वहां पर फडणवीस की सरकार ने, आरएसएस की सरकार ने शौर्य दिन लिखा, वो विजय दिन होना चाहिए। हमारे लोग शब्दों के बारे में ध्यान नहीं रखते। लड़ाई, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, इसकी लड़ाई खत्म हो गई। शब्दों से लड़ने की लड़ाई शुरू हो गई है। लोकतंत्र में शब्दों से लड़ाई लड़ी जाती है। आप लोगों ने ध्यान नहीं देखा, ध्यान से ये नहीं किया। पहली बार जब इसको 200 साल हुए थे तो फडणवीस ने फसाद करवाया था। अभी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसने फसाद करवाया था महाराष्ट्र में, और हमारे आंदोलन के बदौलत फडणवीस को उसकी इंक्वायरी करने के लिए कमीशन बिठाना पड़ा था। उस इंक्वायरी कमीशन के सामने अभी ये साल के अंत तक उसका रिपोर्ट आ जाएगा, मगर अभी तक जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास उपलब्ध है, उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर वो सारा का सारा एविडेंस इस बात को प्रूव करता है कि हमने इस इंक्वायरी कमीशन के सामने ये प्रूव कर दिया कि भीड़े एक बोटे, ये जो 2 ब्राह्मण है, इसको आरएसएस के लोगों ने आरएसएस से अलग रखा। ये आरएसएस के ही है, मगर आरएसएस के काम करने का तरीका है, वो तरीका क्या है? वो अपने नाम से षड्यंत्र करना नहीं चाहते खुल्लम खुल्ला, क्योंकि वो 2400 घंटे षड्यंत्र में लगे हुए हैं। आरएसएस षड्यंत्र करने के काम में लगा हुआ है 2400 घंटे, सेकंडों में भी वो षड्यंत्र ही करते रहते हैं। तो ये षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, वो खुल्लम खुल्ला सामने आकर षड्यंत्र नहीं कर सकते। इस वजह से अपने यहां ही ट्रेनिंग दिए हुए लोगों को भीड़े और एक बोटे, ये दोनों के दोनों ब्राह्मण, भीड़े भी ब्राह्मण का सरनेम, एक बोटे भी ब्राह्मण का सरनेम, ये दोनों को उन्होंने आरएसएस में ट्रेनिंग देके छोड़ा और आरएसएस के प्रोटेक्शन में रखा। और आरएसएस को जब 200 साल हो गए थे भीमा कोरेगांव को लड़ाई को, तो उस दौरान फडणवीस नगर में थे और दंगल जो है भीमा कोरेगांव में हुई, तो ये 2 लोगों ने दंगल करवाई।
दंगल करवाने का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने इंक्वायरी कमीशन के सामने रखा हुआ है। अभी नई जानकारी मिली है इंक्वायरी कमीशन के सामने। पहले तो हम लोगों को यही जानकारी थी कि वहां जो दोनों वकीलों का आर्गुमेंट होता था तो वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसा ही बताया जा रहा था। मगर अभी हम लोगों को लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ये जानकारी मिली कि उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा फडणवीस की सरकार आने के बाद ये नया डेवलपमेंट है इंक्वायरी कमीशन के पास। अभी मैं ये थोड़ा 1 तारीख से मुक्त होने के बाद इस पर सोच विचार करने के बाद महाराष्ट्र में एक बड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे, चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो मैं आप लोगों को मैं इसको रिकॉर्ड करा रहा हूं। मैं कोई भी बात ऐसे अपने मन ही मन में दिमाग में नहीं रखना चाहता, उसको रिकॉर्ड में लाना चाहता। और बगैर सबूतों के कोई बात मैं कहने का आदी नहीं हूं, सबूतों के साथ बोल रहा हूं। तो इसलिए क्योंकि अभी अभी मुझे कहाँ है राहुल मखरे, कहाँ है? हाँ बराबर है ना। हाँ ये हमारे इंक्वायरी कमीशन में हमारे वकील है, तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी। और ये जानकारी भी नहीं मिलती जब उन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं मांगा होता। तो उन्होंने रिकॉर्ड मांगा, तो रिकॉर्ड मांगने के बाद में ये पता चला। तो भीमा कोरेगांव का इंक्वायरी कमीशन के रिकॉर्ड में हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया फडणवीस उस समय मुख्यमंत्री थे और वो फसाद फडणवीस ने करवाया था। मैं सारे महाराष्ट्र में उसके लिए यात्रा निकाली थी और सारे महाराष्ट्र में मैंने ये कहा था कि ये फसाद फडणवीस ने करवाया। उस समय के रिकॉर्ड है मेरे पास में। मगर हमने अभी इंक्वायरी कमीशन के सामने ये प्रूव कर दिया एविडेंसेस के आधार पर। बराबर है विलास राहुल? मगर इसके साथ वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग का डाटा फडणवीस होम मिनिस्टर बनने के बाद वो डाटा रिकॉर्ड नहीं किया गया ऐसा बताया जा रहा है। तो मेरी आशंका है, मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं। हो सकता है कि वो रिकॉर्ड ना होने की वजह से उसका रिपोर्ट ही उल्टा दिया जाए। राहुल समझ रहे हो क्या? ठीक है, वो ये डॉक्यूमेंट जो है ना, आर्गुमेंट का डॉक्यूमेंट ज्यादा लाइव डॉक्यूमेंट होता है। ये आर्गुमेंट जो है ना, उसका सरकार का वकील, फडणवीस का वकील, हमारा वकील, दोनों का लाइव रिकॉर्ड होता ना, तो सारी दुनिया वालों को भी पता चलता। और जब इसका रिपोर्ट पब्लिश होता तो पब्लिक डोमेन में आता और पब्लिक डोमेन में हमें वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट मांगने का अधिकार होता और सारा का सारा वीडियो रिकॉर्ड हमको उनको देना पड़ता। तो पब्लिक डोमेन में जब कोई डॉक्यूमेंट आता है तो वो सारा का सारा देना पड़ता है। ये कानून है संविधान का। हमारे बहुत सारे लोग संविधान के बारे में बड़ा गर्व और गौरव करते रहते हैं, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखा इतना ही मालूम है। क्या लिखा ऐसा पूछो, क्या लिखा? तो वो मेरे मुंह की तरफ देखते, क्या लिखा या तो क्या बता, ABCD का पता नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज 205वां ये शौर्य दिन नहीं है, ये फडणवीस ने शौर्य दिन लिखा। आप लोगों को समझ में नहीं आता भाई, वो देखा क्या वहां शौर्य दिन लिखा, वहां पर ये विजय दिन है। बाबा साहब अंबेडकर ने उसका नाम रखा विजय स्तंभ। ये विजय दिन है। मुझे लग रहा था कि आप में से कोई आदमी इसको ऑब्जर्व करते।
मैं सचिन कहाँ है, सचिन कहाँ है, इधर आ तो। इसको लेकर जा रहा था मैं वहां, तो मैंने इसको कहा ये विजय दिन में सबसे ऊपर भगवा है क्या? हाँ भगवा है, सबसे ऊपर भगवा। साला विजय हमारा और भगवा सबसे ऊपर। अंग्रेजों का सहारा लेकर उस समय के हमारे लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने, डॉक्टर ध्यान रखो, बहुत खास बात बता, पहली बार बोल रहा हूं ये बात। वो समय जो लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने अंग्रेजों की सहायता लेकर, अंग्रेजों का जो कर्नल था वो तो कह रहा था कि 30,000 लोगों की फौज है, सब मारे जाएंगे, चलो पीछे चलते हैं या सरेंडर करते हैं। तो हमारे पुरखों ने कहा नहीं, मर जाएंगे कोई बात नहीं, ये जो अपमानित जीवन है ये जीने से तो बेहतर है मर जाना बेहतर है। उन्होंने सरेंडर करने के लिए मना किया और वो लड़ाई उन्होंने लड़ी और वो लड़ाई उन्होंने जीती। अंग्रेजों का कर्नल सरेंडर करने की बात कर रहा था और हमारे लोग लड़ने की बात कर रहे थे। अंग्रेज थोड़ी नेतृत्व कर रहे थे, तो हमारे लोग नेतृत्व कर रहे थे, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग नेतृत्व कर रहे थे। ये डाटा अवेलेबल है, बराबर है विलास, ये डाटा अवेलेबल है, डाटा के साथ बोल रहा हूं, भारत सरकार नहीं छापा है, भारत सरकार के डाटा के आधार पर बोल रहा हूं, बगैर सबूत के आधार पर नहीं बोल रहा हूं। और इस आधार पर यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे लोगों ने नेतृत्व किया, अंग्रेजों ने नहीं, हमारे लोगों ने नेतृत्व किया। तो जो नेतृत्व करते हैं उनकी रणनीति होती है। कितने लोगों को यह समझ में आता है कि जिनका जो नेतृत्व करते हैं उनकी रणनीति होती है। मैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूं तो मुझे मालूम है ना, नेतृत्व की रणनीति होती है, किसी की नहीं होती है। रणनीति बनाने का ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी नेतृत्व की होती है, क्योंकि वो कमांडर होता है, वो सेनापति होता है। तो लड़ाई की रणनीति पहले नंबर पर होती है, लड़ाई दूसरे नंबर पर होती है। जिस लड़ाई की रणनीति नहीं होती है वो लड़ाई न लड़ी जा सकती है, न जीती जा सकती है। तो इसलिए ये बात मैं खास तौर पर लड़ रहा हूं, ये बता रहा हूं। ये जो कोरेगांव, भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ का जो मान सम्मान का मामला जो है, ये बाबा साहब वहां गए थे, बाबा साहब वहां गए थे, बाबा साहब अंबेडकर 3 बार गए थे। तीन बार वहां गए। बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु के बाद कोई नहीं गया, गया कोई? जब काशीराम जी को पता चला ये ऐसा ऐसा मामला है, वो पुणे में थे पंजाब के, जब उनको पता चला वो गए, तो वहां उन्होंने जाना शुरू किया, काशीराम जी ने जाना शुरू कर दिया। जब काशीराम जी ने जाना शुरू किया, जब वो महाराष्ट्र और पुणे छोड़ के नॉर्थ इंडिया में चले गए, तो फिर मैंने जाना शुरू किया। तो मैंने केवल जाना शुरू नहीं किया, तो 200 साल के 99 साल जब समाप्त हुए तो ऐलान किया 51,000 कार्यक्रम सारे देश भर में मीटिंग लेंगे। साल भर अभियान चलाया, साल भर 365 दिन तक। और 365 दिन तक जब ये सोशल मीडिया में और इसमें चला ना, साल भर, तब ये यात्रा शुरू हुई। ये यात्रा देख रहा हूं है, भक्त लोगों की यात्रा देख रहा हूं ना, ये यात्रा तब शुरू हुई, पहले नहीं होती थी। आपको मालूम हो इसलिए बता रहा हूं।
तो संगठित रूप से कोई प्रयास करने का कितना बड़ा परिणाम होता है, ये उसका उदाहरण है। हमारे किन्नर भाई जो है यहाँ आकर बोले कि उनके साथ क्या व्यवहार होता है, तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ, उनको भी न्याय चाहिए ऐसा वो कह रहे थे यहाँ, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, संगठन बनाओ। काहे के लिए चिल्ला रहे हो? उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो किन्नर लोगों को मैं अनुरोध करता हूँ, संगठन बनाओ। मैं आपको जो चाहिए, आपको जो मदद चाहिए संगठन बनाने के लिए, आपको जो मदद चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर लोगों को थर्ड जेंडर डिक्लेयर किया, इसका मतलब समझते हो? किन्नर जो है वो थर्ड जेंडर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, तो इसका मतलब है संवैधानिक मान्यता हो गई है। तो ये लोग संगठित होकर सारी समस्याओं का, इनकी जो भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का समाधान होगा। इनको भी 18 साल उम्र के बाद वोट का अधिकार है, पता है कि नहीं मालूम नहीं उनको, मुझे इनका भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए और इनको भी वोट डालना चाहिए, वोट डालना चाहिए, इनको चुनाव भी लड़ना चाहिए। अरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर ये लड़ेंगे ना तो गारंटी से बोलता हूं ये लोग चुनाव जीत सकते हैं। क्यों? ये असली किन्नर है, वो नकली है, तो जो असली है वो जीतेगा, है? नकली वाला थोड़ी जीतेगा। केवल एक मुद्दे पर, ये नकली किन्नर है, मैं असली किन्नर, इसी के आधार पर चुनाव जीत सकता है। ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने की भी जरूरत नहीं है। साथियों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो 1818 को लड़ाई हुई, इस लड़ाई को हमारे पुरखों ने जीता। इसमें 90% जो है वो अछूत लोग थे और 10% तमाम बहुजन समाज के लोग थे, घुमंतु जाति के लोग भी थे, मराठा लोग भी थे, मुसलमान भी थे, सारे बहुजन समाज के लोग थे। तो जिस तरह से अछूत लोगों को ये जानकारी हो गई कि ये लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी, जो तो 10% यानी कम से कम 50 लोग जो है वो बहुजन समाज के भी थे, तो केवल एक जाति के नहीं थे। और बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बात, जो 10% लोग थे उसके बारे में हमारे ही जाति के लोग बोलना नहीं चाहते, हमारी जाति के। अरे अगर आप केवल अपने जाति का उत्सव बनाना चाहते हो तो जो ब्राह्मण है वो भी उसको आपके जाति का ही उत्सव बनाना चाहते हैं। इसको बहुजनों को बनाओ, ये खबरदारी लो। इतनी परिपक्वता हमारे लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। केवल अपने जाति का उत्सव बनाने की बात योग्य नहीं है, सही नहीं है। संख्या में कम हो सकते हैं मगर बहुजन समाज के लोग थे। फडणवीस के जो पुलिस वहां रखे हुए ना, पुलिस में फडणवीस ने पुलिस रखे, तो उसको फडणवीस ने बोला, क्या बोला? जय भीम बोला आणि पुढे चाल, जय भीम बोला आणि पुढे चाल। कि समझते है? तो फडणवीस भी इस प्लानिंग में लगा हुआ है। एका जातीचा कार्यक्रम आहे, एका जातीचा कार्यक्रम आहे। आम्ही लोक म्हणू रे बहुजनाचा रे, है? अरे बहुजनाचा आहे रे। और खास बात हम लोगों को यह समझना होगा कि उस लड़ाई को जीतने के बाद ये सारा रिकॉर्ड अब अवेलेबल हो गया है।
जीतने के बाद, और यह भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा हो गया है, ये राजा प्रताप सिंह जो छत्रपति शिवाजी महाराज के खानदान का राजा, उसको ब्राह्मणों ने जेल में रखा था। पेशवाओं की जेल में था। ये प्रताप सिंह राजा जो है वो पेशवाओं की जेल में था। और ये जो अंग्रेजों ने 267 एकड़ जमीन जो दिया था ना माड़वतकर को, उसके खानदान का आदमी है। उसने लिखा कि उस लड़ाई में राजा प्रताप सिंह भी था। उसको हमारे लोगों ने पूछा कोई सबूत है? चुप हो गए, कोई जवाब नहीं है। उसको यह भी पूछा जाना चाहिए कि अगर राजा प्रताप सिंह उस लड़ाई में था तो पहला सवाल है वो किसके समर्थन में लड़ रहा था? पेशवाओं के समर्थन में है? साले गधे की औलाद, कोई अक्ल भी होना चाहिए। वो राजा जिसको पेशवाओं ने जेल में डाला, जेल में है, और जेल में है तो लिख रहा है कि वो जेल से निकलकर अपने से निकला है। भाई काय लोमटे, आपले आप स्वतःच निघाला जेलमधून चायला है? तो पेशवाओं को उसको जेल से छोड़ना पड़ा होगा ना, छोड़ने का आदेश निकालना पड़ता है। विलास कोई डॉक्यूमेंट मिला? अरे खोटा तरी मिळाला का? खोटा खरा छोड़ पर ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं। हमारे गधे लोग हैं, हमको इतिहास का एबीसीडी पता नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। ओके ठीक है। छत्रपति प्रताप सिंह राजे त्या लढाईमध्ये वो उस लड़ाई में शामिल थे। तो हमारे लोगों ने सब लोगों को 12 राजा कैसे बच गए? अगर नहीं बचा होता तो फिर राजा कैसे हुआ? ये प्रताप सिंह राजा जो है, इस लड़ाई को जीतने के बाद, हमारे लोगों ने लड़ाई जीतने के बाद प्रताप सिंह राजा सातारा के राजा हुए ना। अगर उस लड़ाई में वो राजा था और ब्राह्मणों की तरह वो भी मारा गया था तो वो राजा कैसे हो गया? विलास कैसे हो गया राजा? नहीं, सवाल पूछ रहा हूं, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि झूठ कैसे है, वो झूठ प्रमाणित कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि पेशवाओं ने ऑर्डर निकाला होगा। कहां है ऑर्डर? कि इसको जेल से निकालो, जेल से निकालकर युद्ध मैदान में भेजो। तीसरा, ये युद्ध मैदान में जिन्होंने उसको जेल में डाला उनके समर्थन में लड़ाई लड़ेगा। साला हैरान करने की बात, जिन पेशवाओं ने उनको जेल में डाला उसके समर्थन में प्रताप सिंह राजा लड़ाई लड़ेगा और उस पेशवाओं को विजयी बनाएगा। विजयी क्यों बनाएगा? क्योंकि पेशवा विजयी होने के बाद प्रताप सिंह राजा को दोबारा जेल में डाले ताकि उसको विजयी बनाया जा सके। अरे गधे की साली, गधेपन की हद होनी चाहिए भाई, मूर्खता की, गधेपन की हद होनी चाहिए। आदमी को लिमिट में गधा होना चाहिए, लिमिट में गधा होना चाहिए, मगर इतना गधा नहीं होना चाहिए कि लिमिट के बाहर गधा हो। ये तो लिमिट के बाहर गधा होने का मामला है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सरकार ने देखो, ये पैदल चलने वालों के लिए इंटरनेट बंद नहीं किया। पता है आप लोगों को इंटरनेट बंद है? पता है ना?
हमारा स्पीच सारे देश के लोग ना सुने, इसके लिए इंटरनेट बंद किया। क्योंकि हम सबूतों के साथ बोलते हैं। और ये आज तक प्रताप सिंह राजा का जो चैप्टर है गायब कर दिया था इतिहास में। प्रताप सिंह कौन? प्रताप सिंह कहां का, किधर है? गायब ही कर दिया इतिहास में से। प्रताप सिंह नाम का चैप्टर ही गायब कर दिया। वो चैप्टर ओपन कर दे, जो इतिहास से चैप्टर ही गायब कर दिया था, वो चैप्टर ओपन कर रहे। वो भयंकर चैप्टर है, मराठा लोगों को भी पता नहीं है। जो इतिहासकार है मराठा के, उनको पता नहीं है। अरे इतिहासकार तो थोड़ा बहुत दूर के होते हैं, जो अभी राजा के वारिस है ना, राजा के वारिस खानदान के लोग। तो विलास ने उनको पूछा कि उनकी समाधि कहां है, तो बोलते हमको पता नहीं है। तुमको मालूम होगा तो हमको बताओ। अरे हम तो ढूंढेंगे, अभी तो मालूम हुआ, अभी तो वहां उत्तर प्रदेश सरकार को, वहां के जिलाधिकारी को, वाराणसी को लिखेंगे, सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करेंगे। वो राजा था तो समाधि का कोई ना कोई एविडेंस जरूर होगा, वो डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड में जरूर होगा। वो राजा समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ब्राह्मणों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसको वहां ही उन्होंने सड़ा सड़ा कर मारा। तो वर्तमान जो उनके राजा के वंशज है, उन लोगों को भी कोई अता पता नहीं है। दो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1818 का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध की फलश्रुति यानी उसका अचीवमेंट क्या है, तो उसका अचीवमेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज के खानदान के व्यक्ति को राजा बनाना, यानी दोबारा मूल निवासी बहुजनों का राज्य स्थापित होना। यानी यहां पर हम लोगों को स्वतंत्रता भी मिल रही है और स्वराज्य भी मिल रहा है। तो हमारे पुरखों ने ये लड़ाई अंग्रेजों के साथ मिलकर गलती की, ऐसा गोडवलकर जो आरएसएस के सरसंघ चालक थे उनका कहना था। हमारे लोगों ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने प्लान बनाया कि ब्राह्मणों से ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ सहयोग लिए बगैर ब्राह्मणों का साम्राज्य समाप्त नहीं किया जा सकता। जो इस देश के शूद्र, अतिशूद्र और बहुजन थे, उनको ये लगा, क्या लगा, कि हम अकेले बलबूते पर ब्राह्मणों का पराजय नहीं कर सकते। उनका पराजय करने के लिए हमारे पास ताकतवर लोगों की जरूरत है। तो इस वजह से अभी हम लोग अंग्रेजों की मदद लेंगे, और जब हम लोगों की ताकत बढ़ेगी तो फिर ब्राह्मण भी विदेशी है हमारे लिए और अंग्रेज भी हमारे लिए विदेशी है। अभी एक साथ दोनों दुश्मनों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये तो अक्लमंद लोगों का काम है भाई, जो हमारे पुरखों ने किया। मुझे तो हैरानी होती है कि वो इतना सोच समझ कर निर्णय कर रहे थे, सूझबूझ से लड़ रहे थे। वो अंग्रेजों के समर्थन में नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने ज्यादा ताकतवर जो ब्राह्मण थे उनको उन्होंने परास्त किया, और फिर जो अंग्रेज इस देश के हुक्मरान बने, उसके पहले जानते हो भारत कितने टुकड़ों में बटा हुआ था? है हमारे लोगों को पता है? 650 संस्थानिक और 650 राजा। ये भारत अभी 36 राज्यों में, भारत के अभी कितने राज्य हैं? 36 स्टेट है। और जब अंग्रेज यहां विजयी हुए तो कितने संस्थान थे भारत में? 650। 650 राजा और 650 संस्थान, तो 650 टुकड़े थे भारत के। अंग्रेजों ने किया ना भारत को एक। है किसी को पता? कोई बोल सकता है जो मैं कह रहा हूं गलत है कोई औकात किसी की? ब्राह्मणों के भी बोलता हूं क्या है कि ये बात मैं गलत कह रहा हूं कि 650 संस्थानों में विभाजित जो भारत था
उसको सारे देश में केंद्रीय सत्ता में अंग्रेजों ने तो लाया। केंद्रीय सत्ता या तो मुगलों की थी और मुगलों के बाद अंग्रेजों की थी, और मुगलों के पहले जानते हो किसकी थी? हम लोगों की थी, मौर्यों की। अफगानिस्तान तक एक केंद्रीय सत्ता जो थी वो हम मौर्य लोगों का साम्राज्य जो था वो नाग लोगों का साम्राज्य था। ये जो राजा जयचंद के खानदान के आदमी यहां आए थे ना, जिन्होंने ये टोपी डाली, और राजा जयचंद को ब्राह्मणों ने बदनाम क्यों किया? उसके हिस्टोरिकल 2 कारण है, वो तो बुद्धिस्ट था और नाग था। तो सारे ये बात हमने पटना के अधिवेशन में प्रमाणित की, सिद्ध की। क्या सिद्ध किया? कि देश में जब यूरेशियन ब्राह्मण भारत में आए, विदेशी ब्राह्मण भारत में आए, तो क्या ब्राह्मणों ने अपने में से क्षत्रिय बनाए, अपने में से वैश्य बनाए, अपने में से शूद्र बनाए? कितनी हमारे लोगों को ये बात समझ में आती है? बाबा साहब आंबेडकर ने 1946 को किताब लिखा, शूद्र पूर्वी कौन होते, हु वेर द शूद्रास, शूद्र पहले के कौन थे? तो कंक्लूजन में बाबा साहब ने लिखा शूद्र पहले के क्षत्रिय थे। अगर शूद्र पहले के क्षत्रिय थे तो इसका मतलब है क्षत्रिय भारत के मूल्यवासी थे। अबे राहुल, समझ में आ रहा क्या? विलास, ए हु वेर द शूद्रा नाम का जो ग्रंथ बाबा साहब ने लिखा कि शूद्र पूर्व के कौन थे, तो उन्होंने लिखा कंक्लूजन में लास्ट में शूद्र पहले के क्षत्रिय थे। अगर भारत के वर्तमान शूद्र भारत के मूल्यवासी है और शूद्र पहले के क्षत्रिय थे, इसका मतलब बाबा साहब आंबेडकर कह रहे हैं कि क्षत्रिय मूल्यवासी थे। ये बाबा साहब आंबेडकर ने 1946 में जो शूद्र पहले कौन थे ने ग्रंथ लिखा, उसका कंक्लूजन है। तो क्षत्रिय पहले के शूद्र थे, क्षत्रिय पहले के मूल निवासी थे। इसको हमने और ज्यादा विस्तार देकर प्रमाणित किया कि वो मूल निवासी क्यों थे? क्योंकि वो नाग थे। ये विलास खरात ने 3 ग्रंथ लिखे। क्या है क्यों किताब? 3 ग्रंथ, 3 खंड लिखे। कुछ लोगों ने लिए होंगे, यहां आए हुए। इसका टाइटल है वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे। 3 खंड है। हिस्टोरिकली प्रमाणित कर दिया गया सबूतों के साथ, और इसको जांच किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी बिहार के, और उसको विस्तार से पढ़ने के बाद इनको टेलीफोन किया। सही है क्या होना? ये जो आपने लिखा, मैं ये हैरानी से इसको पढ़ रहा था कि शायद इसमें गलतियां होगी। मैं सारी की सारी बातें सही है, क्योंकि ये विश्व की जो 10 यूनिवर्सिटियां हैं ना, विश्व की, भारत की कोई भी नहीं है। क्योंकि जब तक ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहेगा, विश्व की यूनिवर्सिटी का नंबर हमारा कैसे आएगा? नालंदा और तक्षशिला जब यूनिवर्सिटी थी दुनिया में हमारे यहां, तो वो दुनिया में पहले नंबर की थी। ये तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो दुनिया में पहली थी। और अभी दुनिया में सारी यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप में है, 10 यूनिवर्सिटी, उसमें भारत की एक भी नहीं है। तो मैंने सोचा 100 में भी नहीं है, 200 में भी नहीं है, 300 में भी नहीं है, 400, हाँ 400 में। इतने नालायक है ब्राह्मण। हमारे हाथ में तो है नहीं ना, हम थोड़ी देख रहे भारत को, हम चला रहे क्या? हम तो नहीं चला रहे। हम चलाते तो फिर दिखाते हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर भी हम लोग जो है ये
इस तरह का यूनिक रिसर्च जो है सबूतों के साथ प्रमाणित कर रहे हैं, सबूतों के साथ बता रहे हैं। साथियों, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को जब ब्राह्मण विदेश से भारत में आए, मैं मौलिक रूप से आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो बहुत फंडामेंटल बात है, वो क्या है कि जब ब्राह्मण विदेश से भारत में आए, वो विदेशी थे, तो यहां का जो मटेरियल है, पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को लेकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई और यहां के लोगों को, ब्राह्मण को ऊपर रखने के बाद हमारे में से ही कुछ लोगों को उन्होंने क्षत्रिय बनाया, हमारे में से ही कुछ लोगों को उन्होंने वैश्य बनाया, हमारे में से ही कुछ लोगों को उन्होंने शूद्र बनाया। और ब्राह्मणों ने ही, बाबा साहब ने लिखा, अनटचेबल किताब का नाम सुना, पढ़ लो, एक किताब आया हुआ है, ट्रांसलेटेड है, बाबा साहब ने अंग्रेजी में लिखा है, आप लोगों के लिए मराठी, हिंदी और कई भाषाओं में हमने ट्रांसलेट किया है, पढ़ लो। अनटचेबल अनटचेबल ये भी ब्राह्मणों ने बनाया। यानी अछूत जो है, इंडियन पीनल कोड में ऐसी कोई सजा नहीं है जो जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन मिले। इंडियन पीनल कोड में ऐसी कोई सजा नहीं है। पुलिस वालों को पता ही नहीं है, इधर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, कि कोई सजा जनरेशन टू जनरेशन हो सकती है, ऐसा कोई इंडियन पीनल कोड में व्यवस्था ही नहीं है। मगर ये अस्पृश्यता की जो सजा है, ये जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन को नहीं, तमाम 2000 साल हो गए। कितने एग्जैक्टली साल हो गए? तो ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने। तो आज 2022 चल रहा है, तो 2022 में 185 मिलाओ तो आंकड़ा निकलता है 2207 साल। इतने साल हो गए है? गणित के साथ बता रहा, मेरा गणित बहुत कच्चा है, आप देख लेना। 85 में 22 को मिलाने के बाद 207 ही होते हैं ना। 2207 साल हो गए। ईसा पूर्व 185 को सम्राट बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने हत्या की। ब्राह्मणों का सारा इतिहास हिंसा का इतिहास है। और ब्राह्मणों ने बुद्ध पर, मौर्य पर यह आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? ये अहिंसक लोग हैं। समझ क्या बोल रहा हूं? क्या आरोप लगाया ब्राह्मणों ने? ये अहिंसक लोग हैं। और ब्राह्मणों ने अपने लिए क्या कहा? हम हिंसक लोग हैं। अब इंडियन पिनल कोड में हिंसा करने वालों के लिए क्या है? तो पुलिस वालों को पूछो तो मीसा वीसा है क्या? है? इसकी जमानत नहीं होती। तो सारा का सारा ब्राह्मण समाज जो है वो हिंसा का समर्थन करता है। वो परशुराम के हाथ में है इतना बड़ा। मैं कार्यक्रम लेने के लिए गया राखीगढ़ी में, फिलहाल बराबर, वहां वो जय हिंद ब्राह्मण है, परशु लेके खड़ा है, वामन में शाम को नहीं आने देंगे। है? डुप्लीकेट रहे यहां कुछ रहे, मगर उसने वहां आने नहीं दिया, तो उसका मैं क्या जवाब दे सकता हूं? उन्होंने सोचा नहीं। मैं दिमाग से बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी हूं, दिमाग से काम करता हूं, बददिमाग आदमी नहीं हूं। तो 3.5 लाख लोग लेकर गए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर। हैं? 3.5 लाख लोगों का आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गया।
फडणवीसनी मला निरोप पाठवला आता. म्हटले मेश्राम साहेब तुमचा सत्कार करायचा आहे. चायला म्हटलं फडणवीस माझा सत्कार करते कशासाठी? मी तुमच्या ढोंगणात लाथा मारून राहिलो आणि तुम्ही माझा सत्कार करता विचारला. आश्चर्यच आहे. तुमच्या ढोंगणात लाथा मारल्याच्या बद्दल करून राहिले का? कशाबद्दल करून राहिले? राजनीति है, मैं समझता हूं क्या राजनीति है. तो मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि ये लड़ाई जो हम लोगों ने जीती तो इसका सबसे पहला बेनिफिट प्रताप सिंह राजा जो पेशवाओं के जेल में थे, वो जैसे ही पराजित हुए राज अंग्रेजों का आ गया. जब अंग्रेजों का आ गया और हमारे लोग में ये अंडरस्टैंडिंग था वो राजा को आजाद करने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे डॉक्यूमेंट अभी उपलब्ध हो गए. तो इसका मतलब है हमारे लोग अंग्रेजों के समर्थन में नहीं लड़ रहे थे. हमारा राजा जो है आजाद हो जाए तो हमारा राज स्थापित हो जाए. वो तो बहुत सोच समझ कर लड़ रहे थे. ये तो पहली बार ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं. इसके पहले ये डॉक्यूमेंट सामने नहीं आए. इसके पहले तो यही कहा जाता था. इवन बाबा साहब आम्बेडकर का भी स्पीच अवेलेबल है. बाबा साहब आम्बेडकर का भी स्पीच अवेलेबल है कि वो इस बात को गौरव की बात नहीं मानते थे, मगर हमारे लोगों के लिए गौरव की बात है, ऐसा वो कहते थे. दोनों बातें लिखी हुई है रिकॉर्ड में. बाबा साहब आम्बेडकर का खुद का स्टेटमेंट है. मगर आज विलास करात ने जो सबूत लाया, हमारे लोग किसी मकसद को लेकर लड़ रहे थे, अंग्रेजों का राज स्थापित करने के लिए नहीं लड़ रहे थे. राजा को उन्होंने आजाद कराया, राजा का राज्य स्थापित किया. अंग्रेजों का राज स्थापित होने से सारे देश भर में अंग्रेजों का राज स्थापित हुआ. 650 संस्थान, 650 भारत के टुकड़े इकट्ठा हुए, एक संघ भारत हुआ. और जब 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हुआ तो विशाल भारत आजाद हो गया. जो 650 संस्थान में टुकड़ों में बटा हुआ था वो 15 अगस्त को इतना विशाल भारत कोई राजा दावा नहीं कर सकता था. जो जिनके राज थे 15 अगस्त के बाद उन सारे राजाओं को विलीन करने का आदेश दिया गया और सभी राजाओं ने विलीन करने का आदेश दिया. और जिन राजाओं ने विलीन करने के लिए मना किया, बाबा साहब आम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे. सरदार पटेल ने बाबा साहब आम्बेडकर को पूछा कि क्या करे, ये निजाम मना कर रहा है, हैदराबाद का निजाम है ना, वो मना कर रहा है, क्या करे. बाबा साहब को पूछा. बाबा साहब को शिक्षा संस्था शुरू करने के लिए 45 में औरंगाबाद में निजाम का राज था. तो 211 एकड़ निजाम से जमीन लिया बाबा साहब ने. बाबा साहब को पूछा, होम मिनिस्टर सरदार पटेल ने, बाबा साहब आम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, पूछा क्या करे. बोले मिलिट्री की एक्शन करो, अखबार में पुलिस एक्शन कहो. है किसी को पता? मिलिट्री की एक्शन करोगे इंटरनेशनल इश्यू होगा कि अपने ही देशवासियों पर आप मिलिट्री का है हमला कर रहे हो. क्योंकि संस्थानिक जो है उनका भी समझौता था अंग्रेजों के साथ में, कर नहीं सकते थे. तो बाबा साहब ने कहा मिलिट्री की एक्शन करो, अखबार में प्रचार करो पुलिस एक्शन. तो अभी भी हैदराबाद एक्शन को पुलिस एक्शन कहा जाता है. अबे पता है ना. तो ये जो एक संघ भारत देख रहे हो ना, बाबा साहब आम्बेडकर का भी रोल है. इस लड़ाई के बाद ही महार रेजिमेंट बनाई गई और तमाम लोगों की रेजिमेंटें बनाई गई. आप सुनकर हैरान हो जाओगे, जब हिटलर ने दुनिया में वर्ल्ड वार शुरू किया तो वर्ल्ड वार में लड़ाई लड़ने के लिए महाराष्ट्र से
भारत की जो मिलिट्री है, महार रेजिमेंट, वर्ल्ड वार में लड़ाई लड़ने के लिए गई थी। है किसी को पता? बाबा साहेब आंबेडकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे त्याच्या पलीकडे काहीतरी। बाबासाहेब आंबेडकरांना तुम्ही गुरु मानता म्हणून तुम्ही जिंदाबाद म्हणता, ते बरोबर आहे, पण बाबासाहेबांचा गुरु बुद्ध, बाबासाहेबांचा गुरु ज्योतिराव फुले, बाबासाहेब आंबेडकरांचा गुरु कबीर, बाबासाहेब आंबेडकरांनी एकदा तरी म्हणलं का रे जय बुद्ध, जय कबीर, जय फुले? एकदा तरी म्हटलं का? आहे काय अवेलेबल आहे का? एकदाही नाही म्हटलं. मग काय केलं? करत होते, दररोज करत होते. ज्या केल्याने जय व्हायला पाहिजे, तोंड बंद करायचं काम चालू. अरे काही तर शिकलं पाहिजे ना. करायचं, केलं, करना होगा, कुछ करना होगा जिससे जय हो, जिससे विजय हो. तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि ये लड़ाई जो है, इस साधारण लड़ाई नहीं थी. इस लड़ाई की वजह से बहुत सारी बातों का अचीवमेंट हुआ, और इसी लड़ाई की वजह से, यही लड़ाई थी, इसी लड़ाई की वजह से प्रताप सिंह राजा ही नहीं हुए तो आप सुनकर और हैरान हो जाओगे. 1848 नहीं, शायद 1835. स्कूल कितने बजे खुला विलास? 1832 में. ज्योतिराव फुले का 1848, और छत्रपति प्रताप सिंह ने स्कूल कब खोला? 1832. ज्योतिराव फुले के पहले हैं कि बाद में है? पहले है. फर्क इतना है कि प्रताप सिंह राजे थे, ज्योतिराव फुले संगठन के आदमी थे. जान लो, ज्योतिराव फुले का मैसेज सारे देश भर में हम लेकर क्यों जा रहे, क्यों बता रहे? वो संगठित आंदोलन था, मगर वो संगठित आंदोलन की प्रेरणा ज्योतिराव फुले ने राजा प्रताप सिंह से ही ली थी. पहला राजा है जिसने अपना राजवाड़ा स्कूल के लिए दे दिया. आज भी है, आज भी उसी. इसका गौरव होना चाहिए, और समुचित गौरव होना चाहिए. और मराठा लोग इसका गौरव करे या ना करे, सारा बहुजन समाज उस बात का गौरव करेगा, और आने वाले समय में उसके लिए जो आवश्यक उचित स्मारक जो हम लोगों को करना है वो जरूर करेंगे, हर हालत में करेंगे. जो जितनी हमारी औकात है, हमारी औकात छोटी मोटी तो है नहीं. अभी 10 साल में तो हम लोग अपना राज ही दिल्ली में स्थापित करने लायक हो जाएंगे. तो पुलिस वाले भी हम लोगों को सैल्यूट मार सकते हैं, समझे ना. अब जिसका राज होता है उसको पुलिस वाला सैल्यूट मारता है भाई, है जिसका राज होता है. अभी तो हमारा राज नहीं है, प्रभाव है. पहले प्रभाव होता है, फिर राज होता है. छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हम लोग. तो इसलिए मैं ये बात साथियों आपको समझा रहा हूं कि ये लड़ाई का बहुत सारा अचीवमेंट है. उसी लड़ाई से वो स्कूल ओपन हुआ, उसी लड़ाई की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को उस स्कूल में जाने का अवसर मिला. उसके फादर को, बाबा साहब अम्बेडकर के फादर को मिलिट्री में भर्ती होने का मौका मिला. उसी वजह से वो सातारा में गए. बाबा साहब अम्बेडकर के पिता सातारा के नहीं थे, वो कोकन के थे. सातारा कोकन में नहीं आता है. मिलिट्री में भर्ती होने की वजह से वो सातारा में गए, और सातारा में उस स्कूल में जो छत्रपति ने शुरू किया था, उस स्कूल में बाबा साहब अम्बेडकर को एडमिशन किया. देख रहे हो नहीं, इतने लोग बैठे हुए. छत्रपति प्रताप सिंह राजे का उपकार है, छोटी बात नहीं है, कितनी बड़ी बात है. ये इतिहास आज तक ब्राह्मणों ने
योजना बनाकर, प्लान बनाकर दबा कर रखा। अब जितना षड्यंत्र करके दबा के रखा उतना तेजी से लोगों को बताना होगा। तो उनको मालूम है, ब्राह्मणों को, फडणवीस को मालूम है, लॉ एंड ऑर्डर उसके पास है, इसलिए इंटरनेट बंद किया कि सारे देश के लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। तो हमने ऑर्डर दिया कि ये लोगों को दिख नहीं रहा, रिकॉर्ड करो और कल ही दिखाओ सारे देश के लोगों को। ओके, काउंटर उन्होंने किया, काउंटर को प्रति काउंटर। दिमाग से काम लेना होगा, सारे देश को दिखाएंगे और कई हजार लोगों को कहेंगे इसको आप फॉरवर्ड करो, इसको आप प्रमोट करो, सारे देश भर में 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने रोकने की कोशिश की, ज्यादा लोगों तक ये बात नहीं पहुंचे, इसके लिए उन्होंने रोकने की कोशिश की। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो हम ज्यादा तेजी से बताएंगे, ज्यादा बताएंगे। तो मेरे ऊपर बहुत सारे लोग आरोप करते हैं। क्या आरोप करते हैं मालूम आपको? क्या आरोप मेरे ऊपर? वामन मेश्राम बहुत जिद्दी आदमी। हाँ, बहुत जिद्दी आदमी हूं मैं। जो आदमी जिद नहीं करता वो सफल नहीं हो सकता। जो अपने मकसद को पूरा करने के लिए जिद नहीं करता, अरे जिद करने मात्र से सॉरी होता है। जिद के पीछे पूरी ऊर्जा, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम सब लगाना पड़ता है, पूरी ताकत लगानी पड़ती है, तब जाकर के काम होता है। ऐसे थोड़ी काम होता है। पूरी सारी संगठन शक्ति लगानी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। इतना आसान थोड़ी है। तो ये काम हम करेंगे आने वाले समय में। इस काम को सारे देश भर में ज्यादा तेजी से लोगों को बताया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी बताई जाएगी। और ये जो जानकारी है, ये फौरी तौर पर मैं विलास को निर्देश देता हूं, इसकी बुकलेट जो है जनवरी के एंड तक पब्लिश होनी चाहिए। लिख के दे दो, पब्लिश करने की जिम्मेदारी मेरी, और कई भाषा में इसको ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी मेरी। अंग्रेजी में, हिंदी में, मराठी में, भारत की 14 भाषा में मैं पब्लिश करूंगा। करोड़ों लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये इतिहास जो है ये बहुत भयंकर बात है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज तक दबा के रखा, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये काम हम लोगों को ज्यादा तेजी से करना चाहिए। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सबूतों को दबा के रखा हुआ है। वो सबूत जैसे जैसे पुरातत्व के द्वारा, डीएनए के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा जो जैसे जैसे सबूत उपलब्ध हो रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग ये सारी बातें बता रहे हैं, लोगों को सबूतों के आधार पर बता रहे हैं। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस लड़ाई में प्रताप सिंह राजा शामिल नहीं थे। उस लड़ाई में मारे नहीं गए थे, वो जेल में ही थे और पेशवाओं के जेल में थे, वो कैदी थे। पेशवाओं को पराजित करने की वजह से उनको छोड़ना पड़ा। वो छोड़ने का आदेश पेशवाओं का नहीं था, क्योंकि पेशवा पराजित हो गए थे, राज अंग्रेजों का आ गया था और हमारे लोग उस पराजित करने में सबसे आगे थे। इसलिए हमारे लोगों के कहने पर अंग्रेजों को, राजा को आजाद करने का फैसला किया था। इसलिए राजा प्रताप सिंह को जेल से आजाद करने का इस युद्ध के नायकों का श्रेय जाता है। उन लोगों ने प्रताप सिंह राजा को, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, वो इसके हकदार है, श्रेयदार है। तो महाराष्ट्र के जो मराठा कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को ये बात ध्यान रखना होगा। उन लोगों को, जो उनके खानदान के लोग बचे हुए राजा के, उनको भी ये बात ध्यान रखना होगा। वो लोग इस बात को सामने लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इसके तो मुझे डाउट है, मगर हम लोग ये काम जरूर करेंगे और ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा जोरदार तरीके से करेंगे। ये बात खास तौर पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, ये जो पूना के जो पेशवा ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण यहाँ से, अभी विलास ने बताया कि ये नागपुर गए थे
और वहां का भोसले राजाओं का राज उन्होंने खालसा किया, खत्म किया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस की स्थापना पूना में होने के बजाय ये नागपुर में कैसे हुई, साला मुझे अब इसका जवाब ही नहीं मिलता था। तो मुझे लगता है अभी जवाब इसमें उसका जवाब है कि ये जो पूना के ब्राह्मण, पेशवा ब्राह्मण जो थे वो वहां नागपुर में, और उन्हीं के खानदान के ये लोग रहे होंगे जिन्होंने आरएसएस बनाई। और उन आरएसएस पुना से बननी चाहिए थी, नागपुर से कैसे बनी? तो ये पेशवा के लोग थे, ये उन्होंने ही आरएसएस बनाई। तो आज देश में जो राज है ये आरएसएस के लोगों का राज है, भाजपा के लोगों का, नरेंद्र मोदी का राज नहीं है। नरेंद्र मोदी तरह मराठी मध्ये बुजगाव नाही रे, है बुजगाव नाही। आपले शेतकरी शेतीमध्ये असं गाडतात ना, है मग पक्षी येतात, मग बघतात अरे शेतकरी आहे, नसतो का शेतकरी? नाही, कोण असतो? बुजगाव ना, हे नरेंद्र मोदी बुजगाव नाही, हे आरएसएसचं बुजगाव नाही। तेव्हा हम लोगों को याद रखना होगा कि ये नरेंद्र मोदी नहीं जिससे हम लड़ रहे हैं, नहीं, इससे क्या लड़ने का? नरेंद्र मोदी थोड़ी लड़ने का, तो हमारा बैकवर्ड है, नरेंद्र मोदी हमारा ही बैकवर्ड है, आरएसएस के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़ाई आरएसएस वालों से ही है, किसी और से नहीं होगी, आरएसएस वालों से होगी। जब मैं नागपुर में 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दिया, अरे वामन मेश्राम गधा आदमी है, संसद में जाना चाहिए, तो नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जा रहा है। जब मैं 3.5 लाख लोग गया और वहां आरएसएस के लोग हेडक्वार्टर को चाबी लगाकर, लॉक लगाकर जब भाग गए ना, तब हमारे लोगों को अकल आई, अरे वामन मेश्राम का ही बराबर है। अबे ये जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं ना, और महाराष्ट्र में ये शिंदे बिंदे ना, अरे ठेवलेला आहे ते, ठेवलेला समजते ना, मराठीतल्या लोकांना समजते है ते, बघा त्याला समजले, हे ठेवलेलं आहे ते असं टिळा लावून, है तो ये थोड़ी राज करने वाले लोग हैं, ये राज करने वाले लोग नहीं है। तो असली आरएसएस वाले लोग हैं, ये असली जो है आरएसएस वाले लोग हैं, और इन्हीं लोगों से हम लोगों को लड़ना होगा। ये हम लोग समझते हैं, हम लोगों को मालूम है किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है। किसी से भी नहीं लड़ने का, अपने लोगों को सामने करते हैं, तो अपने लोगों को सामने करते हैं तो उन लोगों से नहीं लड़ने का, जो सामने करने वाले लोग होते हैं, जो पर्दे के पीछे रहते हैं, उनको ढूंढकर उसके साथ लड़ना होगा। और उसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, और इसलिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और उन्हीं लोगों से लड़ रहे हैं जिनसे लड़ना चाहिए। साथियों, उस लड़ाई में जो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि प्रताप सिंह राजे थे, अरे उस फौज का सेनापति बापू गोखले नाम का ब्राह्मण था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ब्राह्मणों को प्रधानमंत्री बनाया। बहुत खास बात बता रहा हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बुद्धिशाली व्यक्ति थे कि उन्होंने ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया, सेनापति नहीं बनाया। आया समझ में? छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ससाने साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज ने पेशवा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, सेनापति नहीं बनाया। क्यों? सेना और सेनापति अगर हमारा है तो बाकी राज अपने हाथ में ही रखा जा सकता है, अपने नियंत्रण में ही रखा जा सकता है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि वहां प्रताप सिंह राजे थे, अरे सेनापति बापू गोखले था, 30,000 की फौज लेकर पूना से आया था भीमा कोरेगांव में, और रात के 2 बजे ब्राह्मण जो फौजी थे उसमें कोई मराठा नहीं था,
ब्राह्मण थे, फौजी थे, क्योंकि ब्राह्मणों को क्यों फौज में भर्ती किया था और गैर ब्राह्मणों को क्यों नहीं किया था? पेशवाओं को ये डर था कि अगर दूसरे लोगों की फौज को बनाया, मराठा लोगों की फौज बनाया, तो वो लोग इंटरनल सैबोटेज कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं, इसलिए मराठा लोगों को फौज में नहीं भर्ती किया, ब्राह्मणों को फौज में भर्ती किया। अब जब रात के 2 बजे ब्राह्मणों को 30,000 में से 30,000 ब्राह्मणों को मालूम हुआ कि वो 500 लोगों में सिद्धनाथ है, सिद्धनाथ है, मालूम हुआ ब्राह्मणों के फौज को मालूम कि सिद्धनाथ है। 2000 ब्राह्मण नाम सुनकर ही भाग गए। तो 28,000 रह गए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चला ये 30,000 थे, 28 कैसे हो गए, 28 कैसे हो गए, 2000 भाग गए थे सिद्धनाथ का नाम सुनकर। उनको मालूम था, उसका पहला पराक्रम भी उन्होंने देखा हुआ था, मालूम था, भाग गए। तो 28,000 लोगों का वहां बंदोबस्त हुआ और 28,000 लोगों को परास्त करने का काम किया गया। उसका सेनापति बापू गोखले नाम का ब्राह्मण था। पेशवाओं की फौज थी, पेशवाओं का सेनापति मराठा नहीं हो सकता था, ब्राह्मण ही हो सकता था, ब्राह्मण को बनाया। ये बात हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये बात हम लोग कह रहे हैं। हमारे कन्नड़ के जो जादव है, उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही कि अगले बार आप लोग नीले झंडे के जगह भगवा झंडा लेकर आओ। अरे भगवा तो बुद्ध का है, मौर्यों का भी भगवा ही है, आरएसएस का नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो भगवा झंडा उठाया, अरे वो उनके पुरखों से आया हुआ है, मौर्यों से आया हुआ है, वहां से आया हुआ है। तो ये बात जो है तो ये बात हम लोगों को समझना होगा कि ये भगवा जो है ये हमारा ही है। अरे ब्राह्मण विदेश से आए तो जमीन के ऊपर ऊपर आए ना, जमीन के नीचे क्या है, वो तो सारा हमारा ही है। तो इस जमीन पर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से इस देश में संस्कृति का प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद बुद्ध का दिखाई देता है इतिहास, उसके बाद मौर्य का दिखाई देता है। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर 10 राजा हुए, आखिरी राजा सम्राट बृहदत्त मौर्य, उसको आखिरी राजा को मारा, तब तक जो है वो सब हम लोगों का ही था, हम लोगों का ही था सारे देश भर में। तो इस तरह से सारे देश भर में हम ही लोगों का राज था। तो जब भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात बोली जाती है, लिखी जाती है, तो तब भारतीय सभ्यता का मतलब वर्ण व्यवस्था की सभ्यता नहीं, जाति व्यवस्था की सभ्यता नहीं, अस्पृश्यता की सभ्यता नहीं है। नरेंद्र मोदी को कौन बोलेगा भाई? नरेंद्र मोदी भारतीय सभ्यता, अरे तो बामना पासून सुरू नाही होत रे नम्या, है? अरे तो तिकडून सिंधू घाटी पासून सुरू होते। त्याला त्याला काही इतिहासाचा ही माहित नाही। हे जेवढं बामनं लिहून देतात, पाठांतर पण जबरदस्त आहे, मानावं लागेल चालेल। नमो का पाठांतर बहुत जबरदस्त है आणि मिठ्ठू सारखा एवढा जबरदस्त बोलतो, हा वाटत सुद्धा नाही की मिठ्ठू सारखा बोलून राहिला है। तो ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को बता रहा हूं, और ये ब्राह्मणों का रिकॉर्ड है। वो सारी सत्ता उनके नियंत्रण में है, मगर वो दिखाते रहते हैं कि ये नहीं हमारा नहीं है, दूसरे लोगों को सामने करते हैं। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, रिपीट करके दोबारा बता रहा हूं
कि ब्राह्मण जब भारत में विदेश से भारत में आए, डीएनए के अनुसार ये प्रमाणित हो गया है, ब्राह्मण का डीएनए यूरेशियन लोगों का है, यूरेशिया से भारत में आए, तो इन लोगों ने यहाँ की प्रजा जो है, यहाँ की प्रजा से, यहाँ की जो प्रजा है वहां से उन्होंने क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, आदिवासी, नोमेडिक टाइप, ये सारे के सारे ये ब्राह्मणों ने बनाए हुए हैं। ये रिपीट करके बता रहा हूं। इसीलिए ये लोग मूल निवासी है, उनका डीएनए विदेशी नहीं है। अगर ब्राह्मण से बनाया होता तो विदेशी मिलता, ये नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह है ये यहां की प्रजा से हुए बनाया, तो इसलिए वो सारा का सारा, वो सारे के सारे जो आज सारे देश भर में क्षत्रिय है, वो मूल रूप से नाग लोग है। नवल वियोगी का किताब ले लो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिप्टी डायरेक्टर था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डिप्टी डायरेक्टर, उसने किताब लिखा द नागाज द एंशिएंट रूलर ऑफ इंडिया। ले लो, किताब है लिखित, और छोटे आदमी का नहीं, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे का डेप्यूटी डायरेक्टर ने प्रमाण, पुरातत्व के प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया कि एंशियंट रूलर जो थे भारत के, नाग लोग थे। नाग लोगों ने राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया। ब्राह्मणों के नाम पर एक भी सबूत उपलब्ध नहीं है कि उन्होंने मानव जाति के विकास के लिए किसी संस्था का विकास किया। ब्राह्मणों के नाम पर कोई ऐसा सबूत उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि ब्राह्मणों ने मानव जाति के विकास के लिए किसी संस्था का निर्माण किया। उन्होंने मानव जाति को 4 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1703 अछूत जाति के टुकड़े हैं, 801 आदिवासी के टुकड़े हैं, 3743 ओबीसी के टुकड़े हैं। ये उनका इतिहास है, और ये इतिहास घृणा का इतिहास है। ये दुनिया में कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है, कोई ऐसा समूह नहीं है जो इतने जगह पर विभाजित करने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण 24 घंटे डरे रहते हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। ब्राह्मण 24 घंटे डरे रहते हैं, राज उनका ही है मगर डरे रहते, पता नहीं हमारा क्या होगा। जब भी अपने बच्चों को विदेश को पढ़ने के लिए भेजते तो बेटे को बोलते हैं, बेटा उधर ही रहना, लगे हो सके तो हमें कोई बुला लेना। तुम अभी जा रहे हो पढ़ने के लिए, डिग्री लेना, उधर ही जॉब लेना, उधर ही बस जाना, और हो सके तो हमारा भी पासपोर्ट बनाकर हमको भी मंगा लेना। बहुतांश जो ब्राह्मण विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई आता नहीं है। तो मैं आप लोगों को यह बात खास तौर पर बता रहा हूं, खास तौर पर समझा रहा हूं। तो ये जो लोग हैं, ये लोग हमेशा डरे डरे रहते हैं। ये जो राष्ट्रवाद है इनका, ये राष्ट्रवाद, अरे 6247 जाति के टुकड़ों में बांटने वाले राष्ट्रवादी, अरे क्या कॉमेडी लगा रखी है रे, है राष्ट्रवादी। त्याच्यापेक्षा तर हे आमचे पवार साहेबाचे राष्ट्रवादी ठीक आहेत, हे पवार साहेबाचे राष्ट्रवादी ठीक आहे। इच्छायला हे असे राष्ट्रवादी 6247 तुकड्यात वाटणारे। तो ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है, संस्कृति की गप्पा करते रहते हैं। तो ये सारे षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये लोग, हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए साथियों, मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात ना कहते हुए, केवल आखिरी बात कहते हुए कि हम लोग आने वाले समय में केवल 10 साल में 2030 तक 6 लाख गांव में पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को भी संदेश है कि अपने मामा का एक गांव और बाप का एक गांव, एक माँ का गांव और एक बाप का गांव, एक आदमी को 2 गांव, एक गांव माँ का और एक गांव बाप का, 2 गांव करो। तो 3.5 लाख लोग आए थे ना, उसमें से
50 लाख छोड़ दो, 50,000 छोड़ दो, 3 लाख लोगों ने अगर एक माँ का गांव और एक बाप का गांव तैयार किया तो ये काम 6 महीने में भी हो सकता है। तो 2030 तक जाने की जरूरत नहीं है, 30 तक का आंकड़ा मैक्सिमम रखा तो सारे 6 लाख गांव में पहुंच जाएगा। और 6 लाख गांव में यदि हम लोग इस संदेश को, इस विचारधारा को पहुंचा देते हैं और एक गांव में 2 लोगों को तैयार करते हैं तो 12 लाख, 10 लोगों को तैयार करते हैं तो कितना होगा? 10 लोगों को तैयार करते हैं तो कितना होगा? 6 लाख इंटू 10, 60 लाख आहे का रे? उभं राहायला जागा आहे एवढे नागपुरात? है 60 लाख लोकांना उभं राहायला जागा आहे? और 100 लोगों को करे 6 करोड़, 200 लोगों को करो 12 करोड़ और 250 एवरेज लोगों को तैयार करो 15 करोड़। अब 15 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारो, केवल नेपाल की जगह खाली है, वो वीजा नहीं लगता, उधर भाग सकते हैं, भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो हम लोगों को आने वाले समय में ये लड़ाई लड़नी होगी। अभी 2000 आज का तारीख 1 है तो 23 लग गया, तो 23 में जो है हम लोग ईवीएम के बारे में सारे देश भर में ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे। ईवीएम की लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि ईवीएम जो है सबसे ज्यादा सत्यानाश करने वाला जो मशीन है वो ईवीएम है। तो इसलिए ईवीएम के बारे में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और साल भर में इसकी देश भर में परिवर्तन यात्रा की तैयारी शुरू होने वाली है। गौतम रेडी है कार्यक्रम? तो कन्याकुमारी, पहले हमने कश्मीर से कन्याकुमारी गए थे, अभी कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे। तो ऐसा कार्यक्रम होगा साल भर 365 दिन तक चलेगा। हे राहुल गांधी सारखं काही राज्यात काही जिल्ह्यात नाही जाए, प्रत्येक जिल्ह्यात 674 जिले, हर जिले में जाएंगे, समझे? हर जिले में जाएंगे और कुछ राज्यों के कुछ जिलों में नहीं, सारे जिलों में जाएंगे, सारे देश भर में लड़ाई लड़ेंगे और समाज को तैयार करेंगे। ये मैं आज के मौके पर घोषणा करता हूं और ये लड़ाई और ज़्यादा बड़े पैमाने पर हम लोग लड़ेंगे। इस लड़ाई में आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।